Assalamu alaikum. Today we'll be talking about intangible assets. I'll be referring it as to be IA more often. अच्छा, intangible assets क्या होते हैं? Intangible assets से जानने से पहले आप समझो पहले tangible assets क्या होते हैं, जो कि हम लोग मोस्टली देख रहे होते हैं एग्जाम में. अच्छा, ये टॉपिक इट्स फॉर A2 अकाउंट्स. ठीक है. अच्छा, तो टैंजिबल एसेट्स होते हैं दैट कॉस्ट. अच्छा, रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है भाई, क्या आप रिकग्नाइज एज एन एसेट किसको कर सकते हो? जब कॉस्ट यू कैन मेजर इट रिलायबली, आप कॉस्ट को मेजर कर सकते हो, प्लस आपको पता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फॉर मोर देन अ ईयर एंड दैट टू फॉर मोर देन अ ईयर. इसका क्या मतलब है? देखो, टैंजिबल एसेट्स होते हैं फ़ोन. जैसे आपका फ़ोन है, ठीक है, आपको पता है आप इसकी कॉस्ट मालूम कर सकते हो, ठीक है, प्लस आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे. जैसे अगर मैं आज एक फ़ोन खरीदती हूँ तो वो मुझे 1 साल से ज़्यादा का ही फ़ायदा देगा. तो दिस कैन बी कॉल्ड एज टैंजिबल एसेट्स. ठीक है. आई कैन रिकग्नाइज इट इन माई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशंस. तो आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट कि कैसे रिकग्निशन होती है. ठीक है, अब फ़ोन हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, लैंड हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मोटर व्हीकल हो गया. ये सारे क्या है, ये टैंजिबल एसेट्स हैं. क्यों? क्योंकि मैं इनको टच कर सकती हूँ. टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स में फ़र्क ही यही है कि यू कैन सी इट. सही है वो. अच्छा, वो उनकी ना कोई इंटेंजिबल एसेट्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है. सही है, आई कैन सी देम. ठीक है. अब आ जाओ इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स एक नॉन मॉनेटरी आइटम है. सही है, नॉन मॉनेटरी क्यों? क्योंकि उसके पास कोई कैश की चीज़ नहीं. जैसे अगर आपका ट्रेड रिसीवेबल है तो ये मॉनेटरी आइटम है. ठीक है. इट कैन बी मेजर्ड. फिर नो फिजिकल अपीयरेंस. ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस भी नहीं होती इसकी. अच्छा, तो इंटेंजिबल एसेट्स का भी अगेन यही क्राइटेरिया है कि आपकी कॉस्ट जो है यू कैन मेजर इट रिलायबली. बेनिफिट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूज एंड दैट टू इज फॉर मोर देन अ ईयर. ठीक है. प्लस आपके पास कंट्रोल है, मतलब आप किसी को भी मना कर सकते हो इसको हाथ ना लगाने से. सही, यू डू हैव द कंट्रोल ऑफ द एसेट, इंटेंजिबल एसेट. अच्छा, अगर मैं किसी एग्जांपल दूं, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, कोई लाइसेंस खरीदा, इन सब चीज़ों को क्या आप टच नहीं कर सकते, आप इनको देख नहीं सकते. ठीक है, इनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है. सही, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, तो ये सारी जो चीज़ें ये कहाँ पे क्लासीफाई हो रही होती हैं? ये क्लासिफाइड अंडर नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स में आप इसको क्लासीफाई कर रहे होते हैं. सिमिलरली आप टैंजिबल एसेट को भी नॉन करंट एसेट्स में ही क्लासीफाई कर रहे होते हो. ठीक है, दोनों क्लासिफिकेशन होंगे, बट डिफरेंस ये है, एक आप टच कर सकते हो, एक आप टच नहीं कर सकते. सो ये बोथ एसेट्स होते हैं. आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फॉर मोर देन अ ईयर. इंटेंजिबल एसेट्स. अच्छा, तो कभी कभार आप इंटेंजिबल एसेट्स जो है ना वो खुद बनाता है कंपनी. ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स कभी कभार खुद कंस्ट्रक्ट करने बैठता है. ठीक है. तो जब इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इंटेंजिबल एसेट, IA. ठीक है. अच्छा, तो जब आप इंटेंजिबल एसेट्स को बनाने जाते हो ना, तो आपकी जो लगती है वो दो किस्म की कॉस्ट लगती हैं. पहली जो कॉस्ट है वो है रिसर्च कॉस्ट. ठीक है. जैसे आप समझो आप एक मेडिसिन का फॉर्मूला रिसर्च कर रहे हो. ठीक है, कि फॉर्मूला मिल जाएगा तो मैं अपनी मार्केट में जाके इसको बेचूंगा, मुझे बड़ा फ़ायदा होगा. डिफरेंट कंपनीज में मेडिकल मेडिसिन जो बनाती हैं उनको जाके बेचूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा. तो पहले आप करोगे रिसर्च उस पर कि भाई ये फॉर्मूला बनाने से क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान आते हैं, किस तरीके से बनेगी, किन लोगों को फ़ायदा है, कौन कौन यूज़ कर सकता है, किस तरह के लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये रिसर्च होती है. कॉस्ट दैट हैज़ बीन इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स. आप नई टेक्नोलॉजी, नई उस चीज़ों को डिस्कवर करना चाहते हो, इसलिए आपने रिसर्च करी. ठीक है, तो ये तो होती है रिसर्च कॉस्ट. अच्छा, रिसर्च कॉस्ट का क्या है? व्हाट इफ आपकी रिसर्च फेल हो गई? ठीक है, मतलब ये है कि इससे बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है. क्यों? क्योंकि आप सिर्फ रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च फेल भी तो होती है. तो इसीलिए बोलता है स्टैंडर्ड कि आप इसको जो है क्या करो, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट कर दो. ठीक है, आपने इसको एक्सपेंस आउट कर देना है. यू जस्ट डोंट नीड टू इंक्लूड इट इन द और मेक इट अ पार्ट ऑफ द एसेट. ठीक है, आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना है. इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक क्रेडिट एंड रिसर्च एक्सपेंडिचर, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा.
डेबिट। ठीक है, ये एंट्री बनेगी। सही है, अगर पास हो गई तो फिर हम लोग डेवलपमेंट फेज पे जाएंगे। रिसर्च का ये पहले आप रिसर्च करते हो फिर प्रोडक्ट को बनाते हो। तो रिसर्च कॉस्ट क्या होती है, सिर्फ आपने ऐसी ही करी है, अगर फेल हो गई तो भी मसला नहीं है, हम लोग उसको P&L में दिखा देंगे क्योंकि हमने ड्यूरिंग द ईयर रिसर्च किया। अच्छा, ये याद रखना, जो ड्यूरिंग द ईयर की है सिर्फ उसका खर्चा जाएगा, क्योंकि हमें पता है ड्यूरिंग द ईयर ही एक्सपेंसेस जा रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, बिफोर मी एक्सप्लेनिंग द डेवलपमेंट कॉस्ट, एक और तरह की कॉस्ट होती है डेवलपमेंट कॉस्ट। टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है, रिसर्च कॉस्ट एंड द डेवलपमेंट कॉस्ट। मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगी। अच्छा, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एसेट की कॉस्ट का पार्ट कौन बनता है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बनता। क्यों, क्या फ़ायदा, देखो क्या क्या डिफरेंसेस हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बार बार रिकवर हो रहे हैं, ठीक है, बार बार रिकर हो रहे हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं रिकरिंग एक्सपेंडिचर। वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो नॉन रिकरिंग होते हैं। सही है, बार बार आप इनको इनकर नहीं कर रहे होते। ठीक है, अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट गिव यू बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर, आपको बेनिफिट नहीं देते मोर देन अ ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर डज गिव यू बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर। ठीक है, आपको एक साल से ज़्यादा ही फायदा दे रहे होते हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे आपने एक गाड़ी खरीदी, वो तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन उस पर डलने वाला पेट्रोल बार बार डालना है आपको, और आपको एक दो दिन फायदा देगा, इट्स नॉट गिविंग यू बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर। सही है, तो पेट्रोल हो गया, उसकी ऑयलिंग हो गई, ठीक है, फिर कार वॉश हो गया। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो आपने खर्च करने ही करने हैं, ठीक है, और बार बार करने हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं कि आपने बैटरी बदल दी गाड़ी की, अब बैटरी 2-3 साल चलेगी, ऐसा ही है। फिर आपने गाड़ी का इंजन बदल दिया, ठीक है, एंड दैट इज सब्जेक्ट टू द यूज ऑफ द एसेट। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के कहा जाता है कि अगर वो आपके प्रोडक्ट को इन्हांस करने में लगा है and it is giving you benefit for more than a year, then you have to capitalize it. Otherwise it's not giving you benefit for more than a year, it's a recurring expenditure, you have to classify it under the profit and loss as an expense. तो इनकी एंट्री क्या बनेगी, जिस साल आपने रिसर्च एक्सपेंडिचर की, जिस साल आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, वहाँ पे आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दोगे कि भाई ये रिपेयर एक्सपेंस था, बैंक क्रेडिट क्योंकि आपकी जेब से पैसा गया होगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके अगेन खर्चा गया बैंक से, लेकिन इस बार P&L डेबिट नहीं होगा, इस बार एसेट डेबिट होगा, क्योंकि एसेट को की इंक्रीमेंट हुई है, एसेट को इन्हांसमेंट मिली है। ठीक है, इसीलिए रिसर्च कॉस्ट को क्या करते हैं कि भाई रिसर्च फेल हो गई, आज की रिसर्च की कल हम लोग फिर कोई रिसर्च करने बैठ जाएंगे, फिर कल कोई और रिसर्च करेंगे, तो ये क्या कोई फ़ायदा नहीं दे रही आपको। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू क्लासिफाइड इट अंडर एज रिसर्च एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेर एज डेवलपमेंट कॉस्ट, आपका रिसर्च कॉस्ट पूरी हो गई, आपने बोला यार ये फ़ायदा है, इसको बना के देखते हैं कि ये हमें हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं, तो अब जा रहे हो आप प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स। ठीक है, तो अब आप इंटेंजिबल एसेट को बना रहे हो, कोई फॉर्मूला बनाने जा रहे हो। अगेन फॉर्मूला बनाना इज ऑल्सो नोन एज, आप इसको एग्जाम्पल में इंक्लूड कर सकते हो कि फॉर्मूला क्रिएशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, आप फॉर्मूला बनाने जा रहे हो, अब देख रहे हो कि भाई यूजफुल है कि नहीं है, फीजिबल है कि नहीं है, चलेगा कि नहीं, आप डेवलप कर रहे हो प्रोडक्ट को। सो ये डेवलपिंग द प्रोडक्ट बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन अटेन्ड फ्रॉम द रिसर्च फेज। सही है, रिसर्च फेज में आपने जितनी इंफॉर्मेशन ली, अब आप उसको अप्लाई करके देख रहे हो, एप्लीकेशन करके देख रहे हो। ठीक है, इसलिए बोलता है कि ये सक्सेसफुल हो गया, तो आप क्या करोगे, एसेट को करोगे डेबिट, कि भाई एसेट हमने बनाए, एक इंटेंजिबल एसेट बनाया, कौन सा एसेट, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, और बैंक को करोगे क्रेडिट, जो भी खर्चा डेवलपमेंट में लगा है, उसको प्रोडक्ट को बनाने में लगा है। ठीक है, आपने फॉर्मूला वो बनाया, सही, फॉर्मूला पे रिसर्च करना इट्स अ डिफरेंट थिंग, फॉर्मूला पे बनाना, फॉर्मूला पे रॉ मटेरियल इनपुट करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो दैट्स अ डेवलपमेंट कॉस्ट। अब हम इसका एक पास्ट पेपर देखते हैं कि हाउ टू डील विथ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ इट्स गोइंग टू गेट डेल्ट इन द एग्जाम। ओके, ये सोर्स ए है, अगेन ये पास्ट पेपर है रीसेंट अक्टूबर-नवंबर 2025 का। सोर्स ए, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है TJ PLC हैड बिन इन बिजनेस फॉर सेवरल ईयर्स, इट प्रोड्यूसेस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सेलेक्टेड लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 वर एज फॉलोज। मतलब टी अकाउंट्स किसके दिए हुए हैं, 31 दिसंबर 2024 का दिया हुआ है। सही है, अच्छा,
सही है। एक दिया हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का अकाउंट, ठीक है, और एक दिया हुआ है रिटेन अर्निंग का अकाउंट। वील बी डिस्कसिंग बोथ ऑफ देम। अच्छा, अब ये देखो, ओपनिंग आपको कहाँ दिया हुआ है? कहीं नहीं दिया हुआ, ओपनिंग है ही नहीं, वरना वो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखता। इसका मतलब इस साल रिसर्च हुई है कहाँ? 1 Jan 2024 को रिसर्च या डेवलपमेंट कॉस्ट हुई है। सही है। बैंक क्रेडिट हुआ होगा, सॉरी एक सेकेंड, बैंक क्रेडिट एंड R&D अकाउंट, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंट क्रेडिट, किसने से? 96,200 से, और ये भी 96,200 से। दैट इज़ वाई इसकी एंट्री द डेबिट आ रही है कि बैंक से पैसे गए होंगे और हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंट को डेबिट किया होगा। सही है, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे इतना खर्चा किया, ये बता रहा है, ठीक है। जितना और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया, मतलब P&L में कितना गया? 57,100। तो 57,100 क्या हुआ? ये आपकी रिसर्च कॉस्ट हुई, ठीक है। अच्छा, फिर बाकी कॉस्ट का क्या है जो ये बच गई, ये वाली 39,100, ये आपकी और कुछ नहीं, ये आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट है, वरना ये भी PLN में जाती। ऐसा ही है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिसर्च कॉस्ट थी, कौन सी डेवलपमेंट कॉस्ट थी। समझ आया? अच्छा, डेवलपमेंट कॉस्ट जमा होती रहेगी जब तक पूरा एसेट नहीं बन जाता, ठीक है, क्योंकि एसेट को बनने में भी टाइम लगता है। P&L जैसी रिसर्च होगी आप फॉरन P&L में डाल दोगे ड्यूरिंग द ईयर की। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि 19,6,200 हमने खर्च किए और बाइफर्केशन किया 19,6,200 की, कि 57,100 जो है वो हमने रिसर्च कर दी इसकी। सही है। और 39,100 की हमने क्या की? हमने डेवलपमेंट कॉस्ट की, ठीक है। ये जाएगा एसेट में और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सही है। अब रिटेन अर्निंग्स में क्या दे रहा है? रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, फिर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पे ये लाजमी डिविडेंड दिया हुआ है इसने, तभी जो है वो डेबिट हो रहा है, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पे जो जितने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल्स पे जितने शेयर्स पड़े हुए थे उस पर डिविडेंड दिया है, तो दैट मीन्स रिटेन अर्निंग क्या होता है उस सूरत में? रिटेन अर्निंग डेबिट, बैंक क्रेडिट, ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन इनको लॉस हुआ है, ठीक है, वरना अगर प्रॉफिट हुआ होता तो इधर प्लस होता, इधर आता, इधर रिटेन अर्निंग्स में ऐड होता है। रिटेन अर्निंग्स बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, डिविडेंड गया है तभी वो ऑपोजिट साइड पे शो कर रहा है। तो ये फिर भी रिटेन अर्निंग में पॉजिटिव बैलेंस ही रहा 4,200 से, क्योंकि ऑब्वियसली पास में ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2024 को लॉस हुआ है। आई होप यू आर सक्सेसफुल इन रीडिंग दिस सोर्स ए, और आपने इससे कुछ समझा होगा कि क्या क्या करना है क्वेश्चन में। अब मैं जा रही हूँ क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट। हमने क्या बताना है? ट्रीटमेंट बताना है। देखो कभी कभार ना आपको जो एग्जामिनर है वो पूछेगा इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस में, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था SOFP में, तो बी वेरी रेडी फॉर इट, ठीक है। क्या बोलता है? एक्सप्लेन द रीज़न, सॉरी, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंट। देखो आपको 2 एंट्रीज मिली हैं, ठीक है। एक एंट्री, देखो मैं अगर आपको डिफाइन करूँ, अगर मैं आपको वहाँ पे यहाँ पर बना के दिखाऊँ, तो एक थी एंट्री बैंक की, सही है, R&D अकाउंट में, R&D, ठीक है। R&D अकाउंट में एक 19,6,200 था, ठीक है। यहाँ पे P&L पे बना हुआ था 57,100, और एक था 39, आई गेस 200 था, नहीं 39,100 था। लेट्स सी, yeah, it was 39,100 and 57,100. तो 39,100 एंड 57,100, ठीक है। और इधर बैलेंस कैरेट डाउन था, सॉरी इधर नहीं था, ठीक है। और 19,6,200 से दोनों बैलेंस हो रहे थे, ठीक है। ये यूँ था आपका R&D अकाउंट। आप बोल रहे हैं कि ये जो हमने एंट्रीज मारी हैं स्पेसिफिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो 57,100 गया है, तो आप मुझे इसका ट्रीटमेंट समझाइए क्या है। आप बताओगे दिस इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
or a research expenditure that has been purely incurred for the purpose of research and it is not capable of getting recognized as an asset, that is why it has been expensed out. ठीक है, आप क्या बताओगे? आपने बताना है इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सही है, नॉट बीइंग capable of being recognized. ठीक है, पहला तो ये हो गया, पहला फर्स्ट पॉइंट. फिर आपने बताया विच इज वाई एक्सपेंस ऑफ टू P&L as it is a pure research cost. ये भी आप बता सकते हो कि रिसर्च कॉस्ट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट में डालते हैं और हम लोग एसेट के अकाउंट में नहीं डालते. अब ये बोल रहा है बैलेंस कैरेड डाउन का जो ट्रीटमेंट है, जो कि हमने पढ़ा था, ये डेवलपमेंट कॉस्ट है. अब आपने बताना है इट्स ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. सही है, आपने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिर आपने बताया डेवलपमेंट कॉस्ट है. ठीक है, और डेवलपमेंट कॉस्ट जाती है एसेट के अकाउंट में, ये जाके कैपिटलाइज होगी. सही है, मोटा मोटा आपने बता देना कि कैपिटलाइज होगी, इसका ट्रीटमेंट ये है. क्यों कैपिटलाइज होगी? बिकॉज गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर. ठीक है, फिर इसने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का पूछा है कि भाई ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो डेबिट क्यों हो रहा है. देखो, ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इसलिए वो हो रहा है डेबिट क्योंकि ये डिविडेंड्स पाते गए. सही, डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड. सही है, और फिर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बताओगे भाई कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्यों अकाउंट वो हुआ है, बिकॉज इट्स द लॉस फॉर द ईयर, दैट इज वाई इट हैज़ बिन शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट. सही है. अच्छा, इसके लिए मुझे अभी आपको एक और चीज़ समझानी पड़ेगी, इंटेंजिबल एसेट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, एक तो इंटेंजिबल एसेट्स पे आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग. ठीक है, अब ये वाली जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दैट रिलेट्स टू IAS 36, दैट इज इम्पेयरमेंट. ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स के लिए इतना ही था. ठीक है, और एक ये IAS 36 आ रहा है. IAS 36 विल बी कंटिन्यूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन आई विल बी शोइंग यू कि हाउ दिस हैज़ टू बी अटेंडेड. चाहिए तो मैंने इस पे काम करना है. अल्लाह हाफिज़, कीप इट टिल हियर. बस मैं बताना चाह रही थी कि आज इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो किस तरीके से अकाउंट फॉर किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें शो होती हैं.